नमस्कार मित्रों, मैं सतीश कुमार सिंह इलाहाबाद एकेडमी ऑफ जेपीबी ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफार्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे अनुरोध है कि जो भी वीडियो बनाकर डाला जा रहा है उसको अधिक से अधिक मात्रा में आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ कमेंट भी किया करें। दूसरी बात आप लोगों से यह कहनी है कि पिछले वीडियो में हमने यूरोपियों के आगमन से संबंधित कुछ प्रश्नों को सॉल्व किया था। अगर आपको किसी भी प्रश्न के उत्तर पे डाउट है तो नीचे जो मोबाइल नंबर लिखा है उस पर आप फ़ोन कर सकते हैं, या कमेंट जब करते हैं तो उस पर प्रश्न संख्या या प्रश्न के बारे में बताते हुए बताएं कि इसमें यह नहीं कोई दूसरा आंसर होगा, जिससे कि हम आपकी जो दुविधा है, आपकी जो आशंका है उसका समाधान कर सके। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे बंगाल राज्य। देखेंगे कि मध्यकाल से ही बंगाल राज्य जो है दिल्ली की सत्ता को चुनौती देता रहा। शासन किसी का भी रहा हो, जब भी एक शासक मरता था और दूसरा कोई शासक बनता था तो उस बीच बंगाल अपने आप को स्वतंत्र करने का प्रयास करता था और कई बार उसने स्वतंत्र किया भी। सल्तनत काल में आप देखेंगे, मुगल काल में भी देखेंगे। मुगल काल में देखेंगे कि शेरशाह ने बंगाल पर अधिकार किया और फिर जैसे ही दिल्ली की सत्ता कमज़ोर हुई तो फिर बंगाल ने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। फिर देखेंगे कि अकबर के समय बंगाल को जीतकर मुगल साम्राज्य में मिलाया जाएगा और तब से 1717 ईस्वी तक बंगाल जो है मुगल साम्राज्य का हिस्सा रहेगा। लेकिन जैसे ही एक बार देखेंगे कि मुगल साम्राज्य की स्थिति कमज़ोर हुई, बंगाल ने अपने आप को फिर से एक बार स्वतंत्र कर लिया। तो आज हम उसी बंगाल राज्य के बारे में चर्चा करेंगे। जब हम अंग्रेज़ों को पढ़ा रहे थे आपको, तो हमने बताया था कि बंगाल में अंग्रेज़ों की विशेष रुचि थी। अंग्रेज़ों ने बंगाल में अपनी पहली व्यापारिक कोठी 1651 ईस्वी में हुगली में खोली। उसके बाद 1698 ईस्वी में इन्होंने 3 गांवों को मिलाकर कलकत्ता की स्थापना की। और सबसे बड़ी बात यह है कि 1717 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने मुगल बादशाह फर्रुखसियर से 1717 ईस्वी का फरमान प्राप्त किया, जो उनके लिए महान अधिकार पत्र के समान था। अगर आपको याद हो तो हमने बताया था कि 1717 के फरमान के तहत फर्रुखसियर ने अंग्रेज़ों को बंगाल क्षेत्र में मात्र 3000 रुपये वार्षिक जमा कर मुक्त व्यापार करने की छूट दी थी। इसके अलावा देखेंगे तो 10,000 रुपये वार्षिक जमा कर सूरत क्षेत्र में मुक्त व्यापार करने की छूट दी थी। बम्बई में अंग्रेजी टकसाल में ढाले गए सिक्कों को पूरे मुगल साम्राज्य में चलाने की छूट दी गई। इसके अलावा बंगाल क्षेत्र में 38 गांव की जमींदारी खरीदने की छूट दी गई। हालांकि यह जो 38 गांव की जमींदारी खरीदने की छूट दी गई थी, मुगल सूबेदार के विरोध के कारण इस प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया। देखेंगे कि 1717 में जो मुगल सूबेदार है वह है मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां ही बंगाल राज्य की स्थापना करेगा। मुर्शिद कुली खां को 1700 ईस्वी में बंगाल का दीवान बनाया गया। देखेंगे कि मुगल प्रांतों में 2 अधिकारी होते थे, एक सूबेदार और एक दीवान। सूबेदार जो है पूरे सूबे का सर्वे सर्वा होता था
और दीवान उसके सहायक और राजस्व व्यवस्था संबंधी कार्यों को देखता था। तो मुर्शिद कुली खां को 1700 ईस्वी में बंगाल का दीवान बनाया गया और फिर इसे ही 1717 ईस्वी में सूबेदार बना दिया गया। और सूबेदार बनने के कुछ समय बाद ही इसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित करते हुए स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना की और मुर्शिदाबाद को अपनी राजधानी बनाई। मुर्शिदाबाद को अपनी राजधानी बनाई। देखेंगे स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने के बावजूद इसने मुगल साम्राज्य से या मुगल शासक से अपने संबंध पूरी तरह समाप्त नहीं किए। मुर्शिद कुली खां मुगल बादशाह को राजस्व का एक हिस्सा रेगुलर भेजता रहा। आगे चल के देखेंगे कि 1719 में बंगाल राज्य में ही उड़ीसा राज्य को भी शामिल कर दिया गया और फिर 1733 ईस्वी में बिहार को बंगाल राज्य के अधीन कर दिया गया। यानी जिस बंगाल राज्य के बारे में हम पढ़ रहे हैं उस बंगाल में वर्तमान बांग्लादेश, जिस बंगाल राज्य के बारे में हम पढ़ रहे हैं उसमें वर्तमान पश्चिम बंगाल, वर्तमान बांग्लादेश, बिहार, झारखंड और उड़ीसा के क्षेत्र अब शामिल हो गए। मुर्शिद कुली खां ने बंगाल राज्य की या बंगाल राज्य को शासन व्यवस्था को पुनर्व्यवस्थित किया और एक अच्छे शासक के रूप में अपने को पेश किया। देखेंगे मुर्शिद कुली खां की 1727 ईस्वी में मृत्यु हो जाएगी। इसकी मृत्यु के बाद इसका दामाद शुजाउद्दीन बंगाल का नवाब बनेगा, जो 1727 से 39 ईस्वी तक बंगाल का नवाब रहेगा। लेकिन इसने कोई अलग काम नहीं किया, कोई नया काम नहीं किया, इसलिए देखेंगे कि इससे क्वेश्चन नहीं बनता। शुजाउद्दीन के बाद सरफराज खां 1739 से 40 ईस्वी यानी लगभग एक साल बंगाल का नवाब बना। लेकिन 1740 ईस्वी में अली वर्दी खां, जो कि बिहार का नायब सूबेदार था, उसने सरफराज खां को एक युद्ध जिसे गिरिया का युद्ध कहा जाता है, गिरिया के युद्ध में परास्त कर इसे सत्ता से पदच्युत कर दिया और खुद को बंगाल का नवाब घोषित किया। अब हम पढ़ेंगे अली वर्दी खां के बारे में। अभी हमने बताया कि अली वर्दी खां बंगाल का नायब सूबेदार था। इसने सरफराज खां को गिरिया के युद्ध में परास्त कर बंगाल का नवाब पद प्राप्त किया। चूंकि नवाब पद पर इसका कोई वैधानिक अधिकार नहीं था, इसलिए इसने अपनी पद की मान्यता के लिए मुगल बादशाह को 2 करोड़ रुपए घूस दिया और मुगल बादशाह को 2 करोड़ रुपए घूस देकर अपने पद को अस्थायी बना लिया। यानी मुगल बादशाह ने इसके पद को अस्थायी करने का आदेश जारी कर दिया। देखेंगे इस समय मुगल बादशाह है मोहम्मद शाह रंगीला।
जिसके बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि वह एक घूसखोर टाइप का व्यक्ति था। और यहाँ देखेंगे कि घूस लेकर इसने अली वर्दी खां के पद को अस्थायी कर दिया। अली वर्दी खां का एक नाम महाबत खां भी मिलता है, या यह कह सकते हैं कि महाबत खां की उपाधि इसने धारण की थी। देखेंगे कि मुगल बादशाह से इसने अपने पद को अस्थायी तो करवा लिया, लेकिन बाद में चलकर इसने बंगाल के राजस्व का एक हिस्सा जो मुगल बादशाह को भेजा जाता था उसको पूरी तरह बंद कर दिया। अर्थात जो परंपरा मुर्शिद कुली खां ने डाली थी, उस परंपरा को अली वर्दी खां ने समाप्त कर दिया। यानी अली वर्दी खां के समय बंगाल राज्य पूरी तरह स्वतंत्र हो गया। यानी मुगल साम्राज्य के इसके सारे संबंध खत्म हो गए। देखेंगे अली वर्दी खां बहुत अच्छे तरीके से बंगाल का शासन चलाएगा, और यही कारण है कि बंगाल राज्य अली वर्दी खां के शासनकाल के समय सबसे संपन्न अवस्था में होगा। इसने व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ाने का प्रयास किया, और इसने अंग्रेज व्यापारियों की तुलना मधुमक्खियों से की। इसने अंग्रेज व्यापारियों की तुलना मधुमक्खियों से करते हुए कहा कि अंग्रेज व्यापारी क्या हैं? मधुमक्खी के समान हैं। यदि इन्हें पाला जाएगा तो यह शहद देंगे, और यदि छेड़ा गया तो काट खाएंगे। क्या है? यदि इन्हें छेड़ा गया तो काट खाएंगे। जैसे जो बड़ी वाली मधुमक्खी है, उसके छत्ते को या उन्हें कभी आप छेड़ कर देखें तो आप पाएंगे कि वह, जब आप उसके छत्ते को छेड़ेंगे तो कितना ही भागने का प्रयास करें, वह आपका पीछा पानी के अंदर तक करती हैं। ठीक उसी तरह अली वर्दी खां ने कहा कि जो अंग्रेज व्यापारी हैं मधुमक्खी की तरह हैं। ठीक है, यानी एक नियमित तरीके से इसने अंग्रेज व्यापारियों को व्यापार करने की सुविधा दी, जिसका फायदा इसके राज्य को भी मिला। देखेंगे अली वर्दी खां के समय मराठों ने लगातार कई बार बंगाल राज्य पर आक्रमण किया, जिससे परेशान होकर अली वर्दी खां ने मराठों से समझौता करना उचित समझा, और इस समझौते के तहत इसने उड़ीसा प्रांत मराठों को दिया, और इसके साथ ही 12 लाख रुपए चौथ के रूप में वार्षिक देना स्वीकार किया। अली वर्दी खां 1740 से 56 ईस्वी तक शासन करेगा, यानी नवाब रहेगा। लेकिन 1756 ईस्वी में अली वर्दी खां की मृत्यु हो गई, जिसके बाद इसका नाती सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। अब हम पढ़ेंगे सिराजुद्दौला के बारे में, जो अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब बना। यहाँ देखेंगे कि अली वर्दी खां का कोई पुत्र नहीं था, उसकी केवल 3 पुत्रियां थीं, और 3 पुत्रियों में से पहली पुत्री का विवाह हुआ था ढाका के नवाब से,
दूसरी पुत्री की शादी हुई थी पूर्णिया के नवाब से, और तीसरी जो कि सबसे छोटी थी उसकी शादी हुई थी पटना के नवाब से। और जब उत्तराधिकार की बात आई तो अली वर्दी खान ने अपने सबसे छोटी पुत्री के पुत्र सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि इन तीनों पुत्रियां थी, तीनों के पुत्र थे, किसी को भी वह अपना उत्तराधिकारी घोषित कर सकता था। लेकिन जैसा कि आप देखते हैं कि हमारे समाज में, देखिए कोई बुरा ना मानेगा, हमारे समाज में हर परिवार में सबसे छोटा बेटा, सबसे छोटी पुत्री और छोटी बहुरिया, बहुरिया का मतलब यह है कि छोटी बहू, यह सबको प्रिय होते हैं। भगवान ने पता नहीं ऐसा क्या बनाया है कि यह परिस्थिति आपको हर परिवार में देखने को मिलेगी कि छोटी पुत्री और छोटे बेटे को सभी लोग मानते हैं। तो इसका प्रभाव अली वर्दी खां में भी आपको देखने को मिलेगा। अली वर्दी खां ने अपने सबसे छोटी पुत्री के पुत्र सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। अब स्वाभाविक है कि जब उसने अपने छोटी पुत्री के पुत्र को उत्तराधिकारी घोषित किया तो स्वाभाविक है कि जो बड़ी पुत्री है और दूसरी पुत्री है और उसके परिवार के जो लोग हैं वह इसका विरोध करेंगे। तो सिराजुद्दौला को अली वर्दी खान ने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और सिराजुद्दौला 1756 ईस्वी में बंगाल का नवाब भी बन गया। लेकिन सिराजुद्दौला का विरोध किया उसकी मौसी घसीटी बेगम, नाम भी देखेंगे बहुत बढ़िया है इन लोगों का, नाम क्या है, घसीटी बेगम, इसने विरोध किया। और इसकी दूसरी मौसी जो थी जिसका विवाह पूर्णिया के नवाब से हुआ था, उसका पुत्र था शौकत जंग, यानी इसका मौसेरा भाई जो था शौकत जंग, इन दोनों ने सिराजुद्दौला का विरोध किया। शौकत जंग पूर्णिया का नवाब भी था क्योंकि पिता की मृत्यु के बाद शौकत जंग ही पूर्णिया का नवाब बना। इस बीच विरोध प्रतिरोध के चलते शौकत जंग और सिराजुद्दौला के बीच अक्टूबर 1756 ईस्वी में एक युद्ध हुआ जिसे कहा जाता है मनिहारी का युद्ध। इस युद्ध में सिराजुद्दौला ने शौकत जंग को परास्त कर इनकी हत्या कर दी। शौकत जंग को परास्त कर इनकी हत्या कर दी, यानी शौकत जंग को इसने निपटा दिया। दूसरी तरफ बची घसीटी बेगम, जो अब धीरे धीरे अंग्रेजों के पक्ष में जा रही थी। और इस समय देखेंगे कि अंग्रेज भी सिराजुद्दौला के विरोध में रहेंगे और जितने भी सिराजुद्दौला के विरोधी थे सबको अंग्रेजों ने संरक्षण देना शुरू किया। घसीटी बेगम के दो दीवान थे, राजबल्लभ और कृष्णबल्लभ, लेकिन ये दोनों दीवान राजकोष से धन चुराएंगे और धन चुराकर अंग्रेजों के पास चले जाएंगे और अंग्रेजों ने इनको संरक्षण दिया। यानी सिराजुद्दौला अंग्रेजों से इस बात से नाराज हुआ कि जो राजबल्लभ और कृष्णबल्लभ हैं, जो राजकोष से धन चुराकर भागे हैं, उनको अंग्रेजों ने संरक्षण दिया। इसके अलावा सिराजुद्दौला के कई विरोधी जमींदार भी अंग्रेजों से जाकर मिट गए। यानी सिराजुद्दौला का विरोध उसके परिवार के लोग तो कर ही रहे हैं, कुछ जमींदार भी कर रहे हैं
और जिनकी सहायता कौन कर रहा है? अंग्रेज। इसलिए स्वाभाविक है कि सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। देखेंगे कि इसी बीच अगर आपको याद हो तो तृतीय कर्नाटक युद्ध पढ़ाते समय हमने बताया था कि 1756 में ही अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच ईस्वी में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के बीच एक युद्ध शुरू हुआ जिसे सप्तवर्षीय युद्ध कहा जाता है। यह युद्ध जैसे ही शुरू हुआ, यह दोनों शक्तियां भारत में युद्ध की तैयारी करने लगी और हमने आपको बताया था कि कलकत्ता में दोनों शक्तियों की किलेबंद बस्तियां थी। अगर आपको याद हो तो हमने बताया था चंद्रनगर में फ्रांसीसियों की किलेबंद बस्ती थी और कलकत्ता में अंग्रेजों की। अतः यह दोनों शक्तियां अपने किलों को मजबूत करने के लिए निर्माण कार्य करना शुरू करेंगे, जिसके लिए यह नवाब से अनुमति नहीं लेंगे। परंतु नियम यह था कि अगर कोई भी नया निर्माण कार्य करते हैं तो जिस क्षेत्र में आप निर्माण कर रहे हैं, जिस राज्य के अंतर्गत आप आते हैं, वहाँ के नवाब से, वहाँ के शासक से आपको अनुमति लेनी पड़ती थी। लेकिन यहाँ देखेंगे कि दोनों शक्तियों में से किसी ने भी सिराजुद्दौला से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं समझी। जैसे ही सिराजुद्दौला को पता चला कि दोनों शक्तियां अपने किलों की किलेबंदी मजबूत करने के लिए निर्माण कार्य कर रही हैं, उसने तुरंत एक आदेश जारी किया कि आप लोग निर्माण कार्य बंद कर दें। फ्रांसीसियों ने सिराजुद्दौला के आदेश का पालन किया और जो निर्माण कार्य कर रहे थे उसको बंद कर दिया। लेकिन अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के आदेश की अवहेलना करते हुए कलकत्ता में जो निर्माण कार्य कर रहे थे उसको जारी रखा, जिससे सिराजुद्दौला और नाराज हुआ। क्योंकि हमने बताया कि अंग्रेजों से पहले से इसका मतभेद चल रहा था। जितने सिराजुद्दौला के विरोधी थे सबको अंग्रेजों ने संरक्षण दे रखा था और उस आग में घी का काम किया अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्माण कार्य बंद न करना। देखेंगे तब सिराजुद्दौला ने गुस्से में आकर 15 जून 1756 ईस्वी को कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया और कलकत्ता पर आक्रमण कर 20 जून 1756 ईस्वी को कलकत्ता पर अधिकार कर लिया और कलकत्ता से 146 लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। इस समय देखेंगे कलकत्ता का जो सेनापति था वो मिचन था, इसका नाम मिलता है मिचन। कलकत्ता को जीतने के बाद सिराजुद्दौला ने क्या किया, एक व्यक्ति है मानिक चंद, इसको कलकत्ता का प्रभारी अधिकारी बनाकर मानिक चंद को कलकत्ता का प्रभारी अधिकारी बनाकर सिराजुद्दौला अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद वापस लौटाया। लेकिन इस बीच उसने 146 जो ये लोग गिरफ्तार लोग हैं, इनको एक छोटी सी कोठरी में बंद कर देगा।
जैसा कि कुछ किताबों में दिया है, यह जो कोठरी थी यह 18x14 फुट की थी। हालांकि यह आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह सब चीज़ें नहीं पूछती, यह केवल आपकी जानकारी के लिए हम बता रहे हैं। 20 जून 1756 ईस्वी को सिराजुद्दौला ने 146 लोगों को इस छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया और रात में, जून में आप जानते ही हैं कि कितनी भयंकर गर्मी पड़ती है, और बंगाल क्षेत्र में इस समय उमस वाली गर्मी पड़ती है। तो स्वाभाविक था कि 20 जून की बात है, तो इस छोटी सी कोठरी में 146 लोग बहुत अधिक थे, और उमस तथा गर्मी के कारण 20 जून 1756 ईस्वी की आधी रात को इस 146 में से 123 लोगों की मृत्यु हो गई। और 20 जून 1756 ईस्वी को घटी इस घटना को ब्लैक होल घटना, या इसी घटना को कहा जाता है काल कोठरी की घटना। हालांकि देखेंगे कि कोई भी भारतीय विद्वान इस घटना का उल्लेख नहीं करता, बल्कि एक अंग्रेज व्यक्ति है जेड हालवेल, जो कि इन 146 गिरफ्तार व्यक्तियों में से एक था, जो आगे चलकर बंगाल का कुछ समय के लिए गवर्नर भी बनेगा। इस जेड हालवेल ने इस ब्लैक होल घटना का वर्णन अपनी पुस्तक में किया है। 20 जून 1756 ईस्वी को ब्लैक होल घटना घटी और कलकत्ता पर सिराजुद्दौला का अधिकार हो गया। लेकिन जैसे ही यह सूचना कि कलकत्ता पर सिराजुद्दौला ने अधिकार कर लिया है और 123 अंग्रेज मारे गए हैं, सूचना दक्षिण भारत पहुंचेगी। दक्षिण भारत से एक सेना लॉर्ड क्लाइव तथा एडमिरल वाटसन के नेतृत्व में बंगाल भेजी जाएगी। इसमें देखेंगे जो लॉर्ड क्लाइव है वो पैदल सेना का नेतृत्व कर रहा था, जबकि एडमिरल वाटसन नौसेना का नेतृत्व कर रहा था। जैसा कि पहले भी आपको हमने बताया है कि लॉर्ड क्लाइव बहुत ही चालाक टाइप का व्यक्ति था। बंगाल जब वो आया तो उसने परिस्थितियों का मूल्यांकन किया, परिस्थितियों का आकलन किया और देखा कि बंगाल में तत्काल युद्ध करना उचित नहीं है। अतः उसने सबसे पहले यह काम किया कि मानिक चंद जिसे कि सिराजुद्दौला ने कलकत्ता का प्रभारी अधिकारी बनाया था, लॉर्ड क्लाइव इसको घूस देकर कलकत्ता को पुनः प्राप्त कर लेगा। यानी सिराजुद्दौला द्वारा नियुक्त व्यक्ति ने, यानी मानिक चंद ने सिराजुद्दौला के साथ एक तरह से विश्वासघात किया और कलकत्ता पर पुनः अंग्रेजों का अधिकार हो गया। इन परिस्थितियों में सिराजुद्दौला अपनी सेना लेकर कलकत्ता पहुंचा। लेकिन जब कलकत्ता पहुंचा तो इसने देखा कि परिस्थितियां इसके विपरीत हैं, यानी युद्ध करना अभी घाटे का सौदा हो सकता है। अतः इसने अंग्रेजों से एक संधि की, जिसे कहा जाता है अलीनगर की संधि। यह संधि हुई थी
9 फरवरी 1757 ईस्वी को। देखेंगे इस अली नगर की संधि के द्वारा एक बार पुनः सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर अंग्रेजों के अधिकार को स्वीकार कर लिया, और दूसरी बात कि उनके जितने पुराने व्यापारिक अधिकार थे सब व्यापार करने के अधिकार अंग्रेजों को दे दिए गए। अब यहाँ यह अली नगर क्या है? तो अली नगर कुछ और नहीं बल्कि कलकत्ता का ही दूसरा नाम है। क्योंकि जब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर अधिकार किया था तो कलकत्ता का नाम बदलकर अली नगर रख दिया था। यानी अब अंग्रेजों की स्थिति बंगाल में थोड़ी सी मजबूत हो गई, और अब अंग्रेज सिराजुद्दौला के खिलाफ एक युद्ध की तैयारी करेंगे जिसे कहा जाता है प्लासी का युद्ध, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे और देखेंगे कि कैसे लॉर्ड क्लाइव ने छल कपट और धूर्तता का परिचय देते हुए सिराजुद्दौला के जो प्रमुख अधिकारी हैं, सेनापति हैं, सबको अपनी ओर मिला लेगा और अंततः प्लासी का युद्ध करेगा, और प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय होगी और बंगाल पर अंग्रेजों की पकड़ मजबूत होगी। धन्यवाद।